पीआईडी के जो मेन मैसेजेस हैं वो हम आपके साथ इस तरह शेयर करना चाह रहे हैं। इस हफ्ते हमारे साथ बैठे हुए हैं जलील साहब, डॉक्टर जलील, प्रोफेसर एम्पाइड में, हफ्सा हिना, शी इज़ ऑल्सो प्रोफेसर एम्पाइड, डॉक्टर हफ्सा हिना। इसके बाद हमारे पास बैठे हुए हैं फहद जुल्फ़िकार एंड अब्बास मुस्फी साहब, अनदर पाई स्टाफ मेंबर। अब इन लोगों से हम पूछते हैं कि इन्होंने इस हफ्ते क्या काम किया है, क्या नज़र आ रहा है, क्या आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में करना चाहिए। जलील साहब बताइए, आपने क्या इस हफ्ते सोचा है? 2-4 महीनों से एक्सचेंज रेट काफ़ी तेज़ी से डिप्रिशिएट हो रहा है और उसको किसी न किसी लेवल पे इकॉनमी में बल्कि वो टॉक ऑफ टाउन बना हुआ है और छोटा आदमी बड़ा आदमी उसको डिस्कस कर रहा है। एक्सचेंज रेट सर कोई चीज़ नहीं है सर। एक्सचेंज रेट ऐसा है कि एक्सचेंज रेट सर किसी चीज़ की प्राइस है। उसके पीछे एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी प्राइस कम होगी। तो अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट या आपका करंट अकाउंट बैलेंस, अगर ये चीज़ें अगर आपकी फंडामेंटल्स पे नहीं चल रही हैं और ये डिसबैलेंस हैं, तो आप सर जैसे मर्जी कर लें, खून की नदियां बहा लें, आप एक्सचेंज रेट को नहीं रोक सकते और ना मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर हफ्सा, आप भी तो इस पे काम करती रही हैं एक्सचेंज रेट पे। आपका क्या ख्याल है कि क्या लोग जो कहते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए डिवैल्यू करते हैं, क्या ये सही पॉलिसी है? क्या डिवैल्यूएशन हमें करते रहना चाहिए? देखिए, एक्सचेंज रेट की अगर हम देखें ना, मार्केट पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि वो मार्केट फोर्सेस से डिटर्मिन हो। अगर आपने रिजर्व्स यूज़ भी करने हैं तो ये रिजर्व्स इतने यूज़ करें और उसको शॉर्ट टर्म के लिए करें कि वो जो बेंचमार्क होता है कि आपके पास कम से कम 3 महीने के इंपोर्ट्स के बिल की अदायगी के लिए रिजर्व्स मौजूद होने चाहिए, आप उसको मेंटेन रखें। लेकिन हमारे यहाँ ये क्या होता है कि हम जब शायद पॉलिटिकल कुछ रीजंस की वजह से हम उसको डेप्रिसिएशन की बजाय हम एक वैल्यू पर उसको रोके रख रहे होते हैं। अब उस रोकने की वजह से हम अपने रिजर्व्स को लॉस कर रहे हैं। अब ये इसी को ही हमने देखा था कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी क्राइसिस आए हुए थे, तो करेंसी क्राइसिस का जो प्रेशर आया था वो हमारे रिजर्व्स के ऊपर आया था। अगर हम उसी रिजर्व्स को मेंटेन रखें कि हम उनको जो सा है कि किसी भी करेंसी की वैल्यू को डेलिबरेटली कम ना करें, तो हमारे पास वो रिजर्व्स भी सेफ हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम जब कह रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल्स वीक हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं है, हमारे पास इंपोर्ट्स की अदायगी के पैसे नहीं होते, तो वो रिजर्व जब हम मेंटेन रखेंगे वो हमारे पास इन फंडामेंटल्स को करेक्ट करने के लिए यूज़ होंगे। सर, अंडरलाइन प्रॉब्लम्स ये है कि हम जो ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं वो हम इंपोर्ट पर कर रहे हैं। अगर हम अभी रिसेंट डेप्रिसिएशन को भी देखें तो इसकी जो रीज़न आ रही है, हमारा एकदम से लास्ट मंथ में इंपोर्ट की डिमांड या इंपोर्ट बिल इंक्रीज़ कर दिया। अब इंपोर्ट बिल जो इंक्रीज़ हुआ है, इसकी बैक पर भी वो जो कोविड का पीरियड गुजरा है, कोविड का प्रेशर जो सा है वो अब पास ऑन होने लग गया है कि हमारे पास वो जो सी थी कि पहले कोविड से पहले डिमांड कंज्यूमर की साइड से कम थी, अब डिमांड्स भी ज़्यादा जनरेट होने लगी। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो ऑयल प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है, कमोडिटी की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो एक तरफ से वो जो डिमांड शॉक की वजह से और हमारे पास कमोडिटीज़ की सप्लाई कम थी, तो अगर हमने दोबारा से जब वो इंपोर्ट एक हायर प्राइसेस पर करने लगे हैं, एक तो हमारे उससे रिजर्व्स कम हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो है ना डेप्रिसिएशन का प्रेशर हमारे पास आया है। तो हमारे ऑलरेडी रिजर्व्स इतने नहीं थे कि वो हम अपने इंपोर्ट का बिल पे कर सकते। रिजर्व तो सर हमने 100-200 बिलियन डॉलर मार्केट को पिलाए हैं, ये तो पक्की बात है। ये तो हमने रिसर्च करके बड़ी ओपनली उस पर रखी हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि ये तकरीबन पिछले कुछ 1992 से आगे से लेके तकरीबन नेट लॉस जो स्टेट बैंक ने किया वो तकरीबन 100 बिलियन डॉलर से ऊपर है। 100 बिलियन डॉलर, कह रहा हूँ 100 अरब डॉलर। तो दूसरी बात यह है कि सर हमने अपनी इंडस्ट्री को ख़राब किया है, क्योंकि अब हम बेसिकली क्या बन गए हैं, हम चाइना की एक सैटेलाइट इकोनॉमी बन गए हैं। चाइना बनाएगा और हम बेचेंगे। तो अगर इसी तरह की पॉलिसीज पे हम चलते रहे हैं और चलते रहेंगे, तो सर ना हमारी एम्प्लॉयमेंट, चूँकि वो इंडस्ट्रीज ने सर हमारी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्ब की हुई थी। पीआईडी इस चीज़ में क्यों पड़ा हुआ, मुझे नहीं समझ आ रही। व्हाई शुड पीआईडी इन्वेस्टिगेट कल्चर? हमारे पास है ना इंस्टीट्यूट ऑफ फोक हेरिटेज, तो आप लोग क्यों उस पे कर रहे हैं? Culture and arts are a multi-million dollar industry. We see people filling up large auditoriums around the world, especially in the US, where hundreds of thousands of people are showing up on a regular basis, paying a lot of money to see comedians, to see theater performances, to see arts, and they're having a great time doing that. It's a source of challenging the status quo. It's a spreader of joy and wonder and laughter. मुझे समझाएं, what are you saying? कल्चर की क्या वैल्यू है? For instance,
the box office were returns that the films earn on the box office were ticket, and then there are different avenues. For instance, in Pakistan, it is documented in scholarship that in Pakistan there are different forms of cultural and creative industries which generate economic activity, and through that it has a multiplier effect on the economy as well. For instance, we have literature festivals, we have food festivals, we have the performing arts and the visual arts as well. So these are the documented forms of culture. What the think tanks, the researchers, and eventually it should translate into the government and the state policies as well, that they need to identify that which particular form of creative industry can generate value, growth and employment in the economy. क्यों अब्बास साहब देखिए, हम तो सोचते हैं कि एक्सपोर्ट सिर्फ ये कमीजें और टी शर्ट्स होंगी, तो हम तो उसके पीछे भाग रहे हैं, तो आप कहते हैं कल्चर की वैल्यू कोई है? An important thing to consider here is that we can't look at arts and culture in an isolated way. Around the world where we see arts and culture thriving, we see societies doing well in an economic sense. We see low poverty rates. So we need to approach this in a multi-pronged sort of a way. Another thing is that in Pakistan we have a culture of censorship, which acts to prevent comedians from being themselves, from expressing themselves freely. We also have the entire industry around the world is sort of changing. We see new media technologies coming in. We see things like Patreon, which is a payment service. We see YouTube. We see streaming services, podcasts, and so on. So another objective that we had in exploring this territory is to explore how we can venture into these new media technologies and educate artists as well as the general public and how to make the best use of these. वो सब बातें सही है. Yes. But मैं तो economist हूँ, Pike is an economic institution. I'm sorry, I'm really worried about the economics of the situation. Yes. I'm not here to subsidize any artists. Fahad sahab, आप नहीं agree करते? Sir, I do agree to a certain extent, but there is a scholarship which says that films are not just for creating an instrumental value, they do create normative value as well. They are the agents of social change, they are the agents of cultural change, they do provide spaces for democratic debates and discussions. बिल्कुल जारी रखेंगे, पर हमें इकोनॉमिक्स का काम करना है. मेरे लिए कल्चरल स्पेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करती है, मुल्क की पावर जनरेट करती है. अर्तुगरुल को देखें, तुर्की का अर्तुगरुल सारे मुल्क में छा गया, सारी दुनिया में छा गया. That's the result of the eco-system that Turkey has been able to build, and that's wherein the state with all its constituencies play a very important role. Very good. Unfortunately, we have not been able to build that. ठीक है जी. बॉक्स ऑफिस पे सर हिट वो चीज़ होगी जिसको सोसाइटी, सर अगर मेरी सोसाइटी में सर अगर इशू है ना सर कोई, अगर आप मुझे वो दिखाते हैं और वो मैं देखना चाहता हूँ, तो सर मैं बॉक्स ऑफिस पे हिट करूंगा. लेकिन सर मुझे आप दोबारा हुमायूं गुजर दिखाएंगे, वैशी जट दिखाएंगे, तो हमारा अच्छा दौर था फिल्मों वाला, मतलब उसमें भी आप देख लें एक ही स्टोरी और एक ही तरह के गाने हैं. मतलब उसमें 3 किरदार हैं. ये एक गरीब आदमी, एक ड्राइवर होता है, लड़की को उस ड्राइवर से प्यार हो जाता है, वो शादी हो जाती है, एक अमीर आदमी होता है, बाहर से एक ही तरह के गाने, एक ही तरह की म्यूजिक और एक ही तरह की चीज़ें. We've had a very nice conversation. आपने सिर्फ 2 पहलू देखे हैं पीआईडी की रिसर्च के. हमारे बहुत पहलू हैं, मेरा ख्याल है कम से कम 50-60 तो होंगे. हम आपको लाते रहेंगे रेगुलरली हर हफ्ते अपने रिसर्च के 1-2 पहलू, और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट बातें होंगी. और ये सब बातें हैं पाकिस्तान को तरक्की कराने के लिए. अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा. अगर हम पुराना कॉलोनियल निज़ाम लेके बैठे रहेंगे प्लॉटों वाला, तो बस हम वहीं बैठे रहेंगे. थैंक यू.